हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आप सभी को फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्ट्रगल आर्ट्स क्लासेज पर। मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आज हम लोग फिर से साइकोलॉजी के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आ चुके हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के इन तक, वीडियो को छोड़ करके जाइएगा मत। इससे पहले जो है मैंने ऑलरेडी 5 पार्ट करा दिया है, जिसमें सब में 10-10 प्रश्न है। यह पार्ट 6 होगा, इसमें भी 10 प्रश्न होगा, जिसको अपने भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है ना। बिना टाइम को व्यतीत किए हुए चलिए हम लोग उस सब्जेक्टिव को कवर करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न है कि क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन करें। क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार होते हैं? तो क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के 4 प्रकार होते हैं। 4 वो कौन कौन सी होती है? तो पहला प्रकार होता है तुंदित। तुंदित कहे तो अपने भाषा में समझिए गोल मटोल आकार का जो व्यक्ति होता है ना, गोल मटोल, उसी को तुंदित प्रकार के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं हम दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा प्रकार जो इसका दूसरा प्रकार होता है पुष्टकाय। पुष्टकाय कहे तो अपना भाषा में समझिए शरीर से हट्टा कट्टा होगा, ठीक है ना, उसी को पुष्टकाय कहा जाता है। वहीं तीसरे प्रकार की बात करें, तीसरा प्रकार होता है केष्टकाय। केष्टकाय यानी कि केष्टकाय का अपने भाषा में तो जो सौंदर्य कृति होगा, जिसके पास सौंदर्य होगा, सुंदरता होगा, गुण भी होगा, उसको केष्टकाय के अंतर्गत रखा जाता है। जबकि चौथे प्रकार की बात करें तो चौथा प्रकार इसका होता है नम्य। नम्य कहे तो वह गोल मटोल भी होगा, थोड़ा सा उसमें सुंदरता भी होगा, गुण भी होगा, कुछ विशेषताएं भी होगी, इसको हम लोग नम्य के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक। वैज्ञानिक के अनुसार पहला प्रकार इसका हो गया तुंदित, दूसरा प्रकार हो गया इसका केष्टकाय, क्या बोले हैं, पुष्टकाय, तीसरा केष्टकाय और चौथा हो गया नम्य, जिसको बोले हैं कि गोल मटोल हो गया, एक शरीर से हट्टा कट्टा होता है, और एक बताए कि गुण भी उसमें होता है, सुंदरता भी होता है, और नम्य उसी के अंतर्गत आता है, उसमें भी गुण, सुंदरता, विशेषताएं सब कुछ होती है। तो ये था क्रेस्मर के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के प्रभाव का वर्णन करें। मानव व्यवहार पर जो जल प्रदूषण के प्रभाव पड़ता है ना, उसी के बारे में। तो मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण के तो कई सारे प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि देखिएगा, इसका प्रभाव मानव पर जब पड़ता है ना, तो क्या होता है कि इससे कई सारी बीमारियां उत्पन्न होती है, कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे हैजा हो गया, पीलिया हो गया, अतिसार हो गया, ये सब बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इससे इतना ही नहीं, इससे पूरा हमारे चारों तरफ के वातावरण भी प्रदूषित हो जाती है, अशुद्ध हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना इंसान को नुकसान होता है। तो ये मानव व्यवहार पर जल प्रदूषण कुछ प्रभाव पड़ते हैं। कोशिश करें हम लोग कि जल को प्रदूषित न करें, हम लोग के लिए ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है। अगला प्रश्न है आत्महत्या के रोकथाम के सुझाव दे। आत्महत्या को कैसे रोका जा सकता है। व्यक्ति जो है सोचता है ना कि हम आत्महत्या कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, किसी भी कारणवश, तो इसको रोक के लिए आप क्या सुझाव देंगे? तो आत्महत्या के रोकथाम के लिए हम तो अपना हिसाब से सुझाव दे सकते हैं, आप अपना हिसाब से सुझाव दे सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम क्या करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करना चाह रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि तुम शांत वातावरण में रहो, किसी अपने के साथ थोड़ा समय दो, और किसी अपने की बातों को समझने की कोशिश करो, थोड़ा बाहरी वातावरण को भी समझो। ऐसा नहीं कि घर में ही दिन भर रहे, तो ऐसा करने से नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग रोकथाम, आत्महत्या के रोकथाम को क्या है, रोक सकते हैं, थोड़ा उसको समझा करके। तो आप अपना हिसाब से लिख सकते हैं आत्महत्या के रोकथाम के उपाय। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, साक्षात्कार की अवस्थाएं क्या है। साक्षात्कार कहे तो इंटरव्यू, इंटरव्यू की अवस्थाएं क्या है, इंटरव्यू की अवस्थाएं बताना है। तो इंटरव्यू यानी साक्षात्कार की 3 अवस्थाएं होती है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? तो पहली अवस्था में क्या होता है, साक्षात्कार लेने वाले और साक्षात्कार देने वाले दोनों के बीच बातचीत होती है। ठीक है ना। और यह बात तब तक होती है जब तक कि साक्षात्कार देने वाले संतुष्ट न हो जाए। दूसरी अवस्था में क्या होता है, साक्षात्कार लेने वाले साक्षात्कार देने वाले से कुछ रहन सहन के बारे में बात करते हैं। वहीं तीसरी अवस्था में क्या होता है कि तीसरी अवस्था में जो साक्षात्कार लेने वाले होते हैं ना, वो साक्षात्कार देने वाले, इन दोनों के बीच में एक बात होता है। जो साक्षात्कार दे रहा होता है ना, जो इंटरव्यू दे रहा होता है, वो इंटरव्यू लेने वाले से कुछ बातें पूछते हैं। ठीक है ना, जिससे कि हमको कैसे क्या करना है। तो ये सारे था साक्षात्कार की 3 अवस्था, जिसको आप किताब से पढ़िएगा ना, समझ में आएगा, हम बता दिए हैं। पहले अवस्था में आपस में दोनों में बातचीत होती है, तब तक बातचीत होती है जब तक कि साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देने वाले संतुष्ट ना हो जाए। दूसरी अवस्था में क्या होता है, साक्षात्कार
जो ले रहा होता है ना, जो इंटरव्यू ले रहा होता है, उससे कुछ रहन सहन के बारे में पूछती है। जबकि तीसरी अवस्था में क्या होता है, आपस में दोनों में बातचीत होती है और दोनों में बातचीत होकर के तीसरी अवस्था में क्या किया जाता है, उसको कुछ सलाह दिया जाता है और साक्षात्कार लेने वाले भी सलाह देते हैं, साक्षात्कार देने वाले भी सलाह लेते हैं। ये 3 अवस्था था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हरित गृह के प्रभावों का वर्णन करें। हरित गृह के प्रभावों का वर्णन संक्षेप में करना, छोटा सा वर्णन करना है। चलिए देखते हैं। हरित गृह प्रवाह या ग्रीन हाउस प्रवाह, इसी को ग्रीन हाउस प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। हरित गृह प्रवाह को ही ग्रीन हाउस प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये तो सब जानता है। हरित गृह प्रवाह चाहे ग्रीन हाउस प्रवाह पूछे एग्जाम में, बोलिएगा यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है ना। और उसके बाद इन ग्रीन हाउस में CO2, उसके बाद जलवाष्प, मीथेन इत्यादि शामिल होते हैं। इनमें क्या होता है, CO2, जलवाष्प हो गया, मीथेन हो गया, ये सब इसमें शामिल होता है, ठीक है ना। यह फसलों को ठंड से बचाने में सहायक होता है और यह हरित गृह प्रवाह के कारण ही फसल जो है ठंड से बच पाती है। तो ये था हरित गृह प्रवाह, इसी को ग्रीन हाउस प्रवाह भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ग्रीन हाउस प्रवाह कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समूह के कार्यों का वर्णन करें। बोला है समूह के क्या कार्य होते हैं उसके बारे में बताइए। तो समूह के तो कार्य निम्नलिखित हो सकते हैं, कई सारे कार्य हो सकते हैं। अपने हिसाब से बता रहे, आप समझ के अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। चलिए अपने हिसाब से समझाते हैं। समूह का कार्य होता है व्यक्ति द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को पूर्ति करना। समूह के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है लक्ष्य, उस लक्ष्य को पूर्ति करना। और भी पॉइंट लिख सकते हैं, समूह का कार्य होता है समूह में जो भी व्यक्ति उसको संतुष्ट करके रखना। समूह का कार्य होता है समाज का विकास करना। ये सब समूह के कार्य है, ठीक है ना। तो आप अपना भाषा में और भी लिख सकते हैं बहुत सारे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा क्या है, बोला है पूर्व धारणा को परिभाषित करें। पूर्व धारणा, देखिए पूर्व धारणा यानी कि वैसा चीज जिसे हमने देखा तो नहीं है किंतु स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हम उसका चित्र अपने दिमाग में बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम लोग पूर्व धारणा कहते हैं, यानी बिना देखे पहले ही चित्र बना लेंगे। जैसे कोई मेरे सामने आकर के बात कर दे कि जो है मुंबई ऐसा ऐसा शहर है, अभी तो हम गए नहीं है और हम बोल देगा तो हम अंजादी बस सोचने लगेंगे बस ऐसा ऐसा शहर है। प्रत्यक्ष रूप से उसका जो है ना चित्र दिमाग में बनाने लगेंगे। इससे इसको हम लोग पूर्व धारणा बोले, बिना देखे उसके बारे में बना लेना चित्र दिमाग में, पूर्व धारणा कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, अगला प्रश्न है मनोवृत्ति के कौन कौन से घटक होते हैं। मनोवृत्ति के कौन कौन से घटक होते हैं। मनोवृत्ति के मात्र 3 ही घटक होते हैं। पहला होता है भावात्मक घटक, दूसरा होता है सूचनात्मक घटक और तीसरा होता है व्यवहारिक घटक। भावात्मक घटक, सूचनात्मक घटक एवं व्यवहारिक घटक। और लास्ट प्रश्न देखिएगा 10 नंबर क्या बोला, समूह की विशेषताओं का वर्णन करें। VVI प्रश्न कर लीजिएगा इसको, ठीक है ना। प्राथमिक समूह की विशेषता बताना। तो हम प्राथमिक समूह की विशेषता बताते बताते द्वितीयक समूह की भी विशेषताएं कुछ बता देंगे, ठीक है ना। आप समझते चलिएगा, वो दोनों इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए प्राथमिक समूह की विशेषताएं निम्नलिखित है, ठीक है ना। कई सारी विशेषताएं हो सकती है, हम समझाते आप समझते रहिएगा। सबसे पहले तो प्राथमिक समूह सदस्यों में घनिष्ठता का संबंध होता है, यानी काफी ज्यादा संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है। वहीं द्वितीयक समूह की बात करें तो उसमें घनिष्ठता का संबंध नहीं होता है। प्राथमिक समूह के सदस्यों में घमंड नहीं होता है, जबकि द्वितीयक समूह की बात करें तो द्वितीयक समूह के सदस्यों में घमंड है ना। वहीं प्राथमिक समूह की बात करें तो प्राथमिक समूह के सदस्यों की संख्या कम होती है, जबकि द्वितीयक समूह की बात करें तो द्वितीयक समूह के सदस्यों की संख्या अधिक होती है। अगर हम बात करें प्राथमिक समूह तो प्राथमिक समूह अंतर्मुखी होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह की बात करें तो वो बहिर्मुखी होते हैं। अब अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्या होता है, तो अंतर्मुखी का है तो जो कि घर से केवल मतलब रखता है, गांव समाज से कम मतलब रखता है। अंतर्मुखी जो बाहरी लोगों से ज्यादा मतलब रखता है, घर से कम मतलब रखता है, वो बहिर्मुखी हो गया। और जो घर से मतलब रखे वो अंतर्मुखी हो गया, ठीक है ना। अंतर्मुखी अच्छे स्वभाव के होते हैं, बहिर्मुखी खराब स्वभाव के होते हैं, उनका विचार ही दुष्ट होता है। और एक बात आप याद रखिएगा, प्राथमिक समूह को गौण समूह भी कहा जाता है। तो आपसे अगर प्राथमिक समूह की विशेषता पूछे चाहे गौण समूह की, तो केवल इसी का लिखिएगा। द्वितीयक समूह के पूछे तो केवल उसी का लिखिएगा। कहीं दोनों का पूछे तो अंतर करके दोनों में लिखिएगा। हमें उम्मीद है कि 10 प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं हम अगले किसी विषय के साथ। इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव को लेकर के आप डिमांड कीजिए मैं किस विषय को लेकर के आऊँ और सब्जेक्टिव लेकर के आऊँ कि ऑब्जेक्टिव। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे छात्रों एवं छात्राओं, एवं जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।